Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Sandeep Tiwari. Students, today I am going to teach you a poem that is My Last Duchess. This poem is written by Robert Browning, who was a great Victorian poet, and he is best known for his dramatic monologue. तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं इस पोएम में क्या है और कैसे कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए, माई लास्ट डचेस का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I want to say that My Last Duchess is a dramatic monologue. तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पूरी डिफिनेशन है। मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर करने के लिए और आप इधर उधर न भटकें, कई सारे बुक्स में सर्च न करें, इसलिए मैंने आपको कई सारे नोट्स का मैटर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और बेटर होगा कि आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए चलें, तो जल्दी ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, माई लास्ट डचेस इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय विक्टोरियन पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग इन 1842। व्हेन दिस पोएम वाज रिटन 1842, and who is the writer of this poem? Robert Browning. And from which age he belongs? He belongs to Victorian age. Victorian age के बारे में मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है। तो अब हम इसके आगे देखते हैं। The first published in dramatic lyrics in 1842 with the title In Italy. This poem is first time published in 1842, and it was published in the anthology Dramatic Lyrics. Dramatic Lyrics नाम की एक एंथोलॉजी थी, उसमें ये फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुई थी। कब हुई थी? 1842 में। एंड एट दैट टाइम द टाइटल वॉज इन इटली। इट मीन्स ये जो प्रेजेंट टाइटल है इसका, माई लास्ट डचेस, इसके स्टार्टिंग में ये टाइटल नहीं था। स्टार्टिंग में इसका टाइटल था इन इटली, और ये जो प्रेजेंट टाइटल है ना, जो आज आप देख रहे हो कि माई लास्ट डचेस इसका टाइटल है, इट इज़ गिवन इन 1849। मतलब जब ये 1842 में पोएम पब्लिश हुई थी, तब इसका टाइटल था इन इटली, और 1849 में इसको प्रेजेंट टाइटल माई लास्ट डचेस दिया गया। ओके, और 1849 में ये एक दूसरे एंथोलॉजी में पब्लिश्ड हुई जिसका नाम था ड्रामेटिक रोमांस एंड लिरिक्स। तो आपने देखा कि इट वाज फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन 1842 एंड द एंथोलॉजी वाज dramatic lyrics and the title was in Italy. Later it was published in 1849 and the anthology was Dramatic Romance and Lyrics, and the present title is given to this poem. कब? 1849. आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इट इज़ एन एग्जाम्पलरी ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर विच ब्राउनिंग इज़ बेस्ट नोन। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये जो पोएम है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग for which Robert Browning is famous.
अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे तो मैंने जब आपको लिटरेरी टर्म्स पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हाट इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग, बट एक बार हम वापस से इसको देख लेते हैं, आपको रिवीजन हो जाएगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। तो अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ पोएम इन विच ए स्पीकर addresses another person who does not answer back। क्लियर हुआ क्या बोल रहा है ये लाइन? इस लाइन में क्या कहा गया कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोएम है, पोएम का ही एक फॉर्म है ड्रामेटिक मोनोलॉग, इन विच जिसमें देयर आर टू पर्सन, दो पर्सन के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट वन इज स्पीकर एंड द सेकेंड वन इज लिसनर। क्या कह रहा है? स्पीकर तो स्पीकिंग का काम कर रहा है, एड्रेस का काम कर रहा है, संबोधन का काम कर रहा है टू सेकेंड पर्सन, दूसरे व्यक्ति को, बट द लिसनर डज नॉट आंसर बैक। लेकिन जो लिसनर है वो स्पीकर को सुनता रहता है लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं करता, उसकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करता। तो आई होप आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग समझ में आ गया होगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ पोएम इन विच स्पीकर स्पीक्स एंड लिसनर लिसन बट डज नॉट रिप्लाई या डज नॉट रिस्पॉन्ड। तो क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड या इट इज अ मोनोलॉग रेदर देन अ डायलॉग। देखिए बच्चों, दो टर्म आए हैं, डायलॉग और मोनोलॉग। तो पहले आप इन दोनों वर्ड में डिफरेंसेस जान लीजिए कि डायलॉग क्या होता है और मोनोलॉग क्या होता है। तो बच्चों, आप किसी से भी जब कन्वर्सेशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो क्या होता है, आप भी बोलते हो और सामने वाला भी आपको रिप्लाई करता है, फिर उसकी बातें सुन करके आप उसका रिस्पॉन्स करते हो। तो डायलॉग में क्या है कि इट इज़ टू वे कन्वर्सेशन, मतलब दो तरह से कन्वर्सेशन या दोनों तरफ से कन्वर्सेशन होता है, दोनों तरफ से बातें की जाती हैं, एक तरफ से बोला जाता है, दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स आता है। जबकि मोनोलॉग की बात करें बच्चों, तो देखो वर्ड में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। क्या? मोनोलॉग। मैं लिटरेरी टर्म्स पढ़ाते वक्त मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मोनो मतलब सिंगल और लॉग मतलब स्पीच। इट मीन्स मोनोलॉग क्या है? अ सिंगल पर्सन स्पीच। एक व्यक्ति जब बोलता है तो उसको कहते हैं मोनोलॉग। इसीलिए ये पोएम एक मोनोलॉग है, ना कि एक डायलॉग है, क्योंकि इसमें केवल स्पीकर बोलता है और लिसनर सुनता है, लिसनर बिल्कुल भी नहीं बोलता। नेक्स्ट, इन द कोर्स ऑफ हिज स्पीच द स्पीकर रिवील्स aspects of his personality or situation that he might not be aware of in course of his speech। अपने स्पीच के दौरान, ड्यूरिंग हिज स्पीच, जो स्पीकर है अपने स्पीच के दौरान क्या करता है? रिवील्स हिज ओन पर्सनालिटी, मतलब जो कुछ भी बोलता रहता है। सीधी सी बात है ना, आप लोग कई बार कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुझसे आधे घंटे बात कर ले तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये व्यक्ति किस टाइप का है। तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप सामने वालों के बोलचाल से उसके रहन सहन के तरीके से पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति इस टाइप का है। तो मोनोलॉग में भी यही है कि स्पीकर बोल रहा है और बोलने के दौरान ही वो अपनी ही पर्सनालिटी को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है, या वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके मेंटली सिचुएशन कैसी है। और मज़े की बात तो ये है कि ही माइट नॉट बी अवेयर ऑफ, मतलब उसको पता ही नहीं रहता कि मैं सामने वाले को अपने बारे में क्या क्या बताते जा रहा हूँ, या अपने क्या क्या सीक्रेट उसको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। तो मोनोलॉग आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि मोनोलॉग क्या है और ये डायलॉग से किस प्रकार से डिफरेंट है। आपने इंट्रोडक्शन में ये भी देखा कि माई लास्ट डिस्टेज क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। किसने लिखा था? तो विक्टोरियन पोएट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, उसके द्वारा
रिटन वर्क है ये। और कब लिखा था उसने? 1842 में लिखा था। फर्स्ट टाइम में कब पब्लिश हुआ था? 1842 में ही पब्लिश हुआ था। और इसका फर्स्ट टाइम टाइटल क्या था? तो इसका टाइटल था इन इटली। और कहाँ पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम में ये? तो ये ड्रामेटिक लिरिक्स में पब्लिश हुआ था। और फिर बाद में चल कर के ये दोबारा पब्लिश हुआ कब? 1849 में। और तब इसको क्या टाइटल दिया गया? माई लास्ट डचेस। और किस पब्लिकेशन में या किस एंथोलॉजी में पब्लिश हुआ था? तो ड्रामेटिक रोमांस और लिरिक्स में। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब चलिए देखते हैं कि माई लास्ट डचेस जो पोयम है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग कैसे है। क्यों कहते हैं हम इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग? तो देखिए, माई लास्ट डचेस इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। कैसे? देखिए, द ड्यूक अड्रेसेस एन इनवॉय। इनवॉय कौन होता है बच्चों? मैसेंजर। मैसेंजर जो मैसेज लेकर के आता है। तो ड्यूक अड्रेसेस एन इनवॉय हु हैज़ कम टू अरेंज हिज नेक्स्ट मैरिज। तो इस पोयम में, माई लास्ट डचेस पोयम में ड्रामेटिक मोनोलॉग ये क्यों है? क्योंकि इसमें एक स्पीकर है जो कि कौन है? ड्यूक है। ड्यूक बोल रहा है। किससे बोल रहा है? एक इनवॉय, एक मैसेंजर है। और मैसेंजर क्यों आया है उसके दरबार में? ताकि वो ड्यूक की दूसरी शादी फिक्स करवा सके या दूसरी शादी करवा सके। तो शादी का प्रपोजल लेके आया हुआ है। कौन? इनवॉय या मैसेंजर। तो आपने देखा कि इसमें स्पीकर कौन हो रहा है? ड्यूक हो रहा है, जो कि एड्रेस करता है, संबोधित करता है, बात करता है किससे? इनवॉय से। इतनी बात क्लियर है? आगे बात करते हैं। ही स्पीक्स टू हिम अबाउट हिज डेड वाइफ द लास्ट डचेस। ड्यूक उस मैसेंजर से किसके बारे में बात कर रहा है? तो अपनी लास्ट वाइफ के बारे में बात कर रहा है, जो कि मर चुकी है। और उसको किस नाम से एड्रेस कर रहा है? लास्ट डचेज। तो डचेज वाइफ को भी बोलते हैं। तो वो अपनी मरी हुई वाइफ के बारे में बात कर रहा है किससे? इनवॉय से या मैसेंजर से। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है वो? वाइल द ड्यूक ऑब्वियसली वॉन्ट्स टू इम्प्रेस दिस मैन ही रिवील्स aspects of his character that are less than flattering. While the Duke obviously wants to impress this man. अब वो मैरिज का प्रपोजल लेके आया है, तो ड्यूक चाहता है कि वो उसको इम्प्रेस करे। किसको? मैसेंजर को, ताकि वो जाकर के अपने ऑनर से, अपने मालिक से ये कहे कि हाँ ड्यूक बहुत अच्छा पर्सन है, आप अपनी बेटी की शादी उससे कर दीजिए। तो वो उसको इम्प्रेस करना चाहता है। लेकिन इस एम के पीछे या इस एम को पूरा करने में ड्यूक क्या कर रहा है? वो अपने ही नेचर को एक्सप्लेन करते जा रहा है कि वो कैसा है। और उसकी जो ये एक्सप्लेनेशन है ना, वो अपने कैरेक्टर को बताने के बजाय क्या कर रहा है? फ्लैटरिंग का काम कर रहा है। मतलब उसको चापलूसी के तहत या चापलूसी के थ्रू उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। किसको? इनवॉय को। तो इतनी बात समझ में आ गई कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग कैसे हो गया, क्योंकि इसको में स्पीकर कौन है? ड्यूक है। लिसनर कौन है? इनवॉय है, जो कि उसकी शादी के लिए आया है। और इसमें ड्यूक एड्रेस करता रहता है किसको? इनवॉय को। और किसके बारे में बताता है? अपनी लास्ट या अपनी डेड लास्ट डचेस के बारे में, अपनी मरी हुई वाइफ के बारे में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। द पोएम इज सेट इन 1564 एंड इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ ड्यूक अल्फोंसो II who ruled Ferrara, Italy in the later half of 16th century। बच्चों एक चीज़ बता दूं, ये जो पोएम है माई लास्ट डचेस, ये एक रियल लाइफ
इंसिडेंट से रिलेटेड है, या कोई इंसिडेंट है जो एक टाइम में इटली में हैपेंड हुई थी, उसी पे ये पोएम बेस्ड है। तो जैसा कि लाइन लिखी हुई आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दिस पोएम इज सेट इन 1564। ये पोएम किससे रिलेटेड है, इसकी सेटिंग कहाँ है? तो 1564 में एक राजा था जिसका नाम था ड्यूक अल्फोंसो सेकेंड। और कहाँ का राजा था ये? फेरारा। फेरारा कहाँ है? इटली में। तो वहाँ पे ये रूल कर रहा होता है। कब रूल कर रहा होता है? लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी। लेटर हाफ का मतलब क्या होता है बच्चों? जब हम 1500 से जब ऊपर चलने लग जाते हैं तो उसको हम 16th सेंचुरी मान लेते हैं। और जब हम 1550 मतलब 1550 के बाद की बात करें तो वो लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी हो गया। और अगर 1550 के पहले की बात करेंगे तो वो कहलाता है फर्स्ट हाफ ऑफ 16th सेंचुरी। मतलब ये हो गया कि 16th सेंचुरी 1500 से लेके 1600 तक के बीच का टाइम जो है वो कहलाता है 16th सेंचुरी। और 1550 के पहले का जो टाइम है वो हो जाएगा फर्स्ट हाफ, और जो 1550 के बाद का टाइम है उसको सेकेंड हाफ कह सकते हैं या उसको लेटर हाफ कह सकते हैं। तो माई लास्ट डचेस जो पोएम है ये 1564 में एक ड्यूक था, एक किंग था जो रूल कर रहा था फेरारा में, और उस ड्यूक का नाम था ड्यूक अल्फोंसो सेकेंड। उसके रियल लाइफ से रिलेटेड ये पोएम है। इन द पोएम ही इज टॉकिंग अबाउट हिज फर्स्ट वाइफ लुक्रेजिया डी मेडिसी। इस पोएम में वो जो ड्यूक अल्फोंसो है फेरारा का, वो किसके बारे में बात कर रहा होता है? अपनी पहली वाइफ के बारे में, जिसका क्या नाम है? लुक्रिया या लुक्रेजिया डी मेडिसी। उसके बारे में बात कर रहा होता है, जिसकी डेथ आफ्टर 3 years ऑफ देयर मैरिज हो जाती है। आगे देखिए क्या लिखा है। 3 years आफ्टर शी डाइड अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस शॉर्टली आफ्टर मैरिंग द ड्यूक। तो क्या कह रहा है कि दिस पोएम इज रिलेटेड टू रियल लाइफ इंसिडेंट ऑफ ड्यूक अल्फोंसो सेकेंड हु रूल्ड in Ferrara in Italy in 1564, and in this poem the Duke Alfonso II is talking about his first wife whose name is Lucrezia di Medici, who died after the 3 years of their marriage, and she died in सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस। मतलब ड्यूक अल्फोंसो सेकेंड की जो वाइफ है, जो फर्स्ट वाइफ है, जिसका नाम क्या था? लुक्रेजिया डी मेडिसी, वो अपनी शादी के 3 साल बाद ही उसकी डेथ हो जाती है, मर जाती है। और कैसे मर जाती है, क्यों मर जाती है, ये सस्पेंस था। तो ये पूरी पोएम उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड है। ओके, आगे देखते हैं। The main character and the speaker of the poem is Duke Alfonso II of Ferrara। अब अगर हम रियल लाइफ से रिलेटेड है तो अगर हम इसके मेन कैरेक्टर की बात करें, यहाँ जो हम बात करें तो ड्यूक चलो ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ये मान रहे हैं कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट से स्टोरी है या रियल लाइफ हैपेंड स्टोरी है, तो रियल लाइफ से रिलेटेड जो कैरेक्टर था वो कौन था? मेन कैरेक्टर ड्यूक अल्फोंसो सेकेंड। तो इस पोएम का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? ड्यूक अल्फोंसो सेकेंड। और ये कहाँ का है? फेरारा का है। द अदर पर्सन लिसनिंग टू हिम, और जो दूसरा व्यक्ति जो लिसनर है, जो उसको सुन रहा है, वो कौन है? वो है इनवॉय। इनवॉय आपको बताया था अभी, मैसेंजर, जिसको मैरिज एजेंट मतलब शादी का एजेंट भी बोल सकते हैं उसको। और सेंट बाय द काउंट ऑफ अनदर प्लेस कॉल्ड ट्रायल। टिरोल एक जगह है, टिरोल, वहाँ का जो राजा है काउंट, उसने इस मैसेंजर को किसके पास भेजा है? ड्यूक के पास, या
किंग ऑफ फेरारा के पास भेजा है ताकि वो उस राजा से अपनी बेटी की शादी कर सके। तो उसके बारे में डिटेल लेने के लिए उसने अपनी मैसेंजर को वहाँ पे भेजा है। तो बच्चों आई होप आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में जो हमने थोड़े से इसके डिटेल्स के बारे में पढ़ा या इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा या बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि माई लास्ट डचेस किसके द्वारा लिखी गई है, पोएट कौन से एज से बिलोंग करता है, कब लिखी गई है, कहाँ पब्लिश हुई, इसकी फर्स्ट टाइटल को क्या कहा जाता है, और फिर ये किस प्रकार की पोएम है। तो ये भी जान लिया आपने कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों है तो ये भी आपने बता दिया कि इसमें एक ही स्पीकर है, वो है ड्यूक, और एक लिसनर है, कौन, इन्वॉय। तो इस तरह से इस पोएम में हमने इसके बेसिक चीज़ों के बारे में जाना। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, उस क्लास से हम इसकी एक्सप्लेनेशन को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।